हेलो स्टूडेंट, हम लोग हाइपर कंजुगेशन और नो बाउंड रेजोनेंस को कवर कर रहे थे। हम लोगों ने इसका एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है ना। इस लेक्चर में हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन किन किन पार्टिकल पे अप्लाई किया जाता है, और हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि हाइपर कंजुगेशन के द्वारा एल्कीन की स्टेबिलिटी किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट एल्कीन्स दी हो आपको और आपको बताना हो कि किस एल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो आप हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से ये कंपेयर कर सकते हैं, है ना। ये सब कुछ पढ़ लिया था हम लोगों ने, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस उस फर्स्ट लेक्चर में कवर किए थे हाइपर कंजुगेशन के स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से रिलेटेड। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हाइपर कंजुगेशन है उसका दूसरा एप्लीकेशन एंड तीसरा एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है उसका मैंने बताया था आपको। हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन पर भी अप्लाई किया जा सकता है एल्कीन के साथ साथ। तो आज हम लोग देखेंगे इसका दूसरा एप्लीकेशन हाइपर कंजुगेशन का, इनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या मैंने कहा, दूसरा एप्लीकेशन कौन सा है? इनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखो जरा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वही होगा जो मैंने एल्कीन से बताया था। स्टेबिलिटी जो होगा कार्बोकैटायन की वो प्रोपोर्शनल होगी, वो आपकी प्रोपोर्शनल होगी किसके? अल्फा हाइड्रोजन के। क्या मैंने कहा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन प्रोपोर्शनल होगी अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के अनुसार कार्बोकैटायन वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होंगे। जरा हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जाए, बताओ जरा, पहला क्वेश्चन करते हैं बड़ा सिंपल सा। आपसे ये पूछा जाए, बताओ जरा ये वाला स्टेबल है या फिर ये वाला, बताइएगा जरा। तो आप लोग क्या बताएंगे? इसमें अल्फा हाइड्रोजन निकाल लीजिएगा। तो आप क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन किसके रिस्पेक्ट में? इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्या मैंने कहा? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फा हाइड्रोजन। कितनी अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर? बताओ जरा। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? बताओ जरा। 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, कितनी हो गई? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जरा समझे ध्यान से, किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो? स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। समझ में आ गया होगा। चलिए, ये फॉर्मूला है, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल किसके होती है? अल्फा हाइड्रोजन की। जरा दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो जरा, जैसे मान लेते ये है आपका, एक ये लिखा है, एक कार्बोकैटायन ये है, दूसरा कार्बोकैटायन ये लिख दिया मैंने। आपसे पूछा जाए, बताओ जरा कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आप तुरंत ही कहेंगे सर अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो। अल्फा हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अल्फा हाइड्रोजन निकालो जरा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ये इस पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बोकैटायन से जुड़े हुआ कार्बन क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। कार्बोकैटायन से जुड़े हुए कार्बन क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। ये भी क्या है? अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 12 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन? 5 हो गए। सिर्फ 5 है अल्फा हाइड्रोजन। तो जहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी, उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आपको पहले से पता है। ये देखो टर्सी कार्बोकैटायन है। देखो ये वाला कार्बन, 3 कार्बन जुड़ा है ना, ये टर्सी कार्बोकैटायन है। ये देखो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? 1 2 कार्बन जुड़ा है ना, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये टर्सी कार्बोकैटायन। आपको पहले से पता है, मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था, टर्सी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन और प्राइमरी कार्बोकैटायन की तुलना में ज़्यादा स्टेबल हुआ करता है। पता है ना आपको? दिख रहा है ना आपको? देखते हैं। हाँ, आपको अच्छे से दिख रहा है। इधर जरा देखें और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जरा, जैसे आपसे ये कहा जाए, बताओ जरा, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। आपसे ये किया जाए, बताओ जरा कौन ज्यादा स्टेबल है? बताओ। हमने इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया।
तो आप क्या करेंगे सर, हाइपर कंजुगेशन कंसेप्ट लगा दो, अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जरा देखो यहाँ पे देखो जरा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा। कितनी अल्फा हाइड्रोजन होंगी यहाँ पर, 2 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे, कितनी हो गई 4 हो गई। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। बताओ कितनी अल्फा हाइड्रोजन होंगी यहाँ पर 2, यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन होंगी 2, यहाँ पे कितनी होंगी 3, कितनी अल्फा हाइड्रोजन हो गई 7 हो गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जरा देखें, इस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज है, इस पे इससे जुड़ा हुआ कार्बन यही तो है ना, ये तो अल्फा कार्बन होगा। तो अल्फा कार्बन ये है, कितनी अल्फा हाइड्रोजन होंगी, या इस पर कितनी अल्फा हाइड्रोजन, 2 ही है ना, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जरा आप बताओ जरा किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, जिसपे अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे ज्यादा होंगे। कहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, बी में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बी सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद कौन स्टेबल होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन इसकी तुलना में कम होगी, इसमें होगा, इसकी बी सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद ए, सबसे कम स्टेबल कौन सा है, सी। तो स्टेबिलिटी अगर हम ऑर्डर लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी, उसके बाद ए, सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, सी होगा। क्लियर है इतना। चलिए अब जो समझे ध्यान से, ये बताओ जरा कौन सा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सी, पता है ना, टर्सी कार्बोकेटाइन है ना, ये टर्सी कार्बोकेटाइन है ना। ये बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी कार्बन है ना, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ये बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये देखो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होगा आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा, प्राइमरी है ना। तो आपको पता है, पहले से पता है, टर्सी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटाइन की तुलना में ज्यादा स्टेबल हुआ करता है ना। तो सबसे ज्यादा ये होगा, उसका सेकेंडरी वाला आता है, सेकेंडरी वाला कौन सा है, ये वाला, उसके बाद प्राइमरी वाला, वही ऑर्डर लिखा हुआ है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो और बात करते हैं क्वेश्चन के। देखो जरा, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। मेरी बात समझना ध्यान से। अगर हम इन दोनों के कंपेयर करें, कौन सा ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, देखो जरा, मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट जब पढ़ाया था तो बताया था मेटा पोजीशन पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, मीसोबैरिक कोई इफेक्ट वर्क नहीं करता है मेटा पोजीशन पर। लेकिन ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ मीसोमेरिक और रेजोनेंस दोनों ही वर्क करते हैं, है ना। तो जरा समझे ध्यान से, ये आपका प्लस आई इफेक्ट है ना, ये प्लस आई इफेक्ट है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है। क्या इस पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन है ना। क्या मेटा पोजीशन पर हाइपर कंजुगेशन वर्क करेगा, तो आप कहिए नहीं करेगा सर, इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। लेकिन इसमें आप कहिए हाँ यहाँ पे होगा हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन है, तो यहाँ पे प्लस एच है, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन है ना, हाइपर कंजुगेशन है, उसके बाद प्लस आई है, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन भी है और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी है। तो हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा कंपाउंड्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में कंपाउंड्स को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप जरा समझने की कोशिश करना, देखो इसमें भी प्लस आई है, इसमें भी प्लस आई है, प्लस आई बराबर हो गई, लेकिन इसमें हाइपर कंजुगेशन भी है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला होगा। बात समझ में आ गई आपको, आ गई ना। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे आपसे ये पूछा जाए CH3, CD3, CT3 किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो आपने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे ज़्यादा CT3 का होता है, उसके बाद CD3 का और CH3 का सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट हुआ करता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए बताओ जरा हाइपर कंजुगेशन किसका ज़्यादा होगा, ये है इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है ये,
ठीक है। अगर हाइपर कंजुगेशन पूछा जाए, ये हाइपर कंजुगेशन लिखा हुआ है, तो किसका ज़्यादा होगा? आप तुरंत ही बताएंगे हाइपर कंजुगेशन CH3 का ज़्यादा होगा, CH3 ग्रुप का ज़्यादा होगा, उसके बाद CD3 का, और सबसे कम होगा CT3 का। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट किस ग्रुप का सबसे ज़्यादा होगा? CH3 का, उसके बाद CD3 का, सबसे कम CT3 का होगा। आप इन दोनों में कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होंगे, तो आप कैसे याद कर सकते हैं? देखो, हाइपर कंजुगेशन S से स्टार्ट होता है, हाइपर कंजुगेशन S से स्टार्ट होता है, तो CH3, CD3 और CT3 आ जाए तो आप क्या कहेंगे? हाइपर कंजुगेशन H से स्टार्ट होता है तो CH3 का, क्योंकि CH3 में H है तो CH3 का हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है इतना? क्या मैंने कहा? हाइपर कंजुगेशन S से स्टार्ट होता है, तो आप याद रखेंगे ऐसे, इसमें तो H है नहीं है, तो H वाले का हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है इतना? चलिए अब हम लोग और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में, जैसे समझे ध्यान से। देखो जरा, हमने क्या किया, 3 कार्बोकैटायन ले लिया, हमने ये ले लिया। आपसे क्वेश्चन ये किया गया है, बताओ जरा ABC में कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। मेरी बात सुने ध्यान से। देखो, इस पोजीशन पर प्लस आई इफेक्ट भी वर्क करता है और प्लस H इफेक्ट भी वर्क करता है, हाइपर कंजुगेशन भी वर्क करता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी वर्क करता है। तो आप जरा बताओ कहाँ ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन है। आपको ये भी पता है कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा यौगिकों को, मतलब कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया करता है। ठीक है, तो बताओ जरा CH3, CD3 और CT3 में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। आपको ये पता है प्लस H यहाँ पर भी है, प्लस H यहाँ पर भी है, प्लस H यहाँ पर भी है, प्लस H के साथ साथ क्या है? प्लस I भी है, और प्लस I भी है, यहाँ पर भी प्लस I इफेक्ट है। तो प्लस H है कहाँ ज़्यादा? E में सबसे ज़्यादा प्लस H है ना, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? A की होगी, उसके बाद B की होगी, उसके बाद C की होगी। अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें इन 3 कार्बोकैटायन का, तो क्या A सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद B, उसके बाद C। समझ में आ गया होगा एक क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि CH3 का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा हुआ करता है। समझ गए? ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इन्हें मिटाते हैं आप, है ना। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप पीछे वीडियो कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो जरा, अगर आपसे ऐसा कोई कहते हैं, ये लिख दिया जाए, ऐसा कोई कहते हैं, आपसे बोलते बताओ जरा कौन ज़्यादा स्टेबल है, A और B में। ठीक है, देखो जरा, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन वर्क करेगा, कितने अल्फा H होंगे? यहाँ पे जरा देखो कितने अल्फा H होंगे। पॉजिटिव चार्ज से यहाँ बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, कितने होंगे? 3 ये हो गए, 1 ये हो गया, 4 है यहाँ पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इससे बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन होगा, लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 होंगे। तो आप जल्दबाजी में ऐसा मत करना कि अल्फा हाइड्रोजन 4 निकाले आपने तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, नहीं होगी, क्योंकि इस कार्बोकैटायन में रेजोनेंस होता है ना। तो रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस क्यों होता है अभी आप जस्ट समझ लें, रेजोनेंस क्यों होता है और कब होता है। ठीक है, बस जस्ट समझे ध्यान से। देखो जरा, ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये कार्बन है। इस कार्बन पे पॉजिटिव हो जाए, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कोई कार्बन है या फिर कोई भी एटम हो, इस पे इसे बोला करते हैं हम लोग एलाइलिक एटम। क्या बोलते हैं? एलाइलिक एटम। डबल बॉन्ड से कोई डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे कोई भी एटम जुड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एलाइलिक एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलाइलिक एटम। एलाइलिक एटम पर यदि पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लोन पेयर हो या आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, है ना,
तब वहाँ पर रेजोनेंस हुआ करता है। क्या मैंने कहा, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है वो आपका एलाइलिक कार्बन होता है। एलाइलिक कार्बन पे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लॉन पेयर हो या फिर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो फ्री रेडिकल के फॉर्म में, वहाँ पर मेसोमेरिक हुआ करता है, रेजोनेंस हुआ करता है। आपका रेजोनेंस यहाँ पे होता है, इसकी वजह से रेजोनेंस जो होता है वो हाइपर कंजुगेशन से भी बड़ा इफेक्ट है। रेजोनेंस जो होता है वो हाइपर कंजुगेशन की तुलना में कंपाउंड्स को और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो सीनियर ग्रुप कौन सा है, रेजोनेंस है हाइपर कंजुगेशन के कंपेयर में। तो बताओ जरा, एक में रेजोनेंस हो रहा, जरा समझने की कोशिश करना, दो कंपाउंड है, एक में रेजोनेंस इफेक्ट वर्क कर रहा है, दूसरे में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट वर्क कर रहा है, तो स्टेबिलिटी कहाँ प्रोवाइड होगी, कहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो आप कहेंगे जहाँ रेजोनेंस होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो बताओ जरा कहाँ स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो आप कहेंगे जिसमें रेजोनेंस सबसे ज़्यादा है वहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो बी में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है ए की तुलना में। समझ में आ गया ना आपको। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो जरा, जैसे मैंने ये लिखा है आपका, ये है आपका, यहाँ पे CD3 है और ये लिख दिया, यहाँ पे CD3 लिख दिया। आपसे कहेगा बताओ जरा किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसकी या फिर इसकी। तो आपको पता है, आप तुरंत ही बताएंगे सर मेटा पोजीशन है, ये ग्रुप मेटा पोजीशन पे है, मतलब प्लस आई इफेक्ट वर्क करेगा। सर ये ग्रुप पैरा पोजीशन पे प्लस आई के साथ साथ प्लस एच भी प्रदर्शित करेगा, प्लस आई के साथ साथ प्लस एच भी रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जहाँ प्लस एच रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है इतना, समझ में आ गया। आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, है ना। कोई डाउट हो तो बताना जरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। देखो जरा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सिंपल सा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, है ना। देखो जरा, अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जाए, आपसे रख दिया ये, बताओ जरा कौन सा स्टेबल है। ये देखने में ही बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान। देखो ये प्राइमरी है, ये कौन सा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये कौन सा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है प्राइमरी की कंपेयर में, है ना। लेकिन वैसे भी निकालते हैं आप अल्फा हाइड्रोजन से। देखो जरा कितने, ये कार्बोकेटाइन है, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन कितनी है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे 1 है ना, कितनी हो गई, 4। तो जहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगी वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए समझ में आ गया आपको। अब हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। थर्ड एप्लीकेशन है हाइपर कंजुगेशन का, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। ये जो स्टेबिलिटी होती है बिल्कुल कार्बोकेटाइन की तरह होती है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो है आपका, वो जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, अल्फा हाइड्रोजन के। क्या मैंने कहा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल प्रोपोर्शनल हुआ करता है अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे किसी फ्री रेडिकल में, उतनी ज़्यादा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होगी। जरा समझने की कोशिश करना। जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपको करना है, एक सिंपल सा लेते हैं, ये क्वेश्चन करना है आपको। आपसे कहा जाए बताओ जरा फ्री रेडिकल कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो आप क्या कहेंगे, सर इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन होगा। हम लोग अल्फा कार्बन कैसे देखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये फ्री रेडिकल है। कार्बोकेटाइन होता है तो कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। एल्कीन होता है तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। तो बताओ अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितनी होगी, 3 ये 3 ये, कितनी हो गई, 4 नहीं 6 हो गए। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो गई, 9 अल्फा हाइड्रोजन होगी। जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। समझ में आ गया होगा। ये फ्री रेडिकल, टर्सी फ्री रेडिकल जो होगा आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल के कंपेयर में सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ करता है। पहले भी पता है आपको, ठीक।
और देखते हैं जरा, और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ आपका, आपसे पूछा जाए बताओ जरा किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आपको दिख रहा होगा ना, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बताओ जरा किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आप तुरंत ही कहेंगे सर यहाँ पे देखो प्लस एच भी है, प्लस आई भी है, प्लस एच भी है, प्लस आई भी है। सीनियर ग्रुप कौन सा होता है? प्लस एच होता है ना, हाइपर कंजुगेशन होता है। तो बताओ जरा, ये CD3 है ना, ये CH3 है, ये CD3 है ना। तो बताओ जरा कहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी? जहाँ हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा। कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। क्लियर है इतना? ठीक, और देखते हैं एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही है ना, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला लेक्चर खत्म करते हैं। चलो देखो इधर देखो, यहाँ पे CH3 लगा दें एक, यहाँ पे CH3 लगा दें। आपसे पूछा जाए बताओ जरा कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो प्लस एच कॉमन है, प्लस आई ये भी कॉमन है। अंतर क्या हुआ सर? डिस्टेंस का डिफरेंस है। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पर इफेक्ट करता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड किया करता है और डिस्टेंस के द्वारा इफेक्टेड होता है। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है ये कितने कार्बन इसके बीच में? 1 2 कार्बन, CH3 इस पर दूसरे कार्बन लगा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के बाद CH3 लगा हुआ है। इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा क्योंकि जैसे ही 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन से ज़्यादा हो जाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट निग्लेजिबल हो जाता है। पता है ना आपको, इंडक्टिव इफेक्ट निग्लेजिबल हो जाया करता है। तो चौथे कार्बन पे इसका भी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? इसके कंपेयर में कम होगा। प्लस आई जो इफेक्ट होगा इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। प्लस एच तो समान है, प्लस आई क्या होगा? इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। और प्लस आई इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ जाया करती है। पता है ना आपको? पता है। तो क्या किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी? इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है इतना? चलिए देखो, हम लोगों ने आज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को कवर किया है। वैसे बहुत आसान सा टॉपिक था, आप लोगों ने कवर कर लिया होगा, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन था जो जब हमने आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के बारे में बताया था, तो एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन किया था, सर यदि अल्फा हाइड्रोजन समान हो जाए, 3 एल्कीन हो उसमें अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाए, तो बताओ जरा किसकी स्टेबिलिटी, किस एल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। मेरा क्वेश्चन समझना ध्यान से, एक स्टूडेंट ने किया था मुझसे कि स्टेबिलिटी यदि क्या हो, 3 एल्कीन दी गई हैं आपको, 3 एल्कीन गिवन है और तीनों एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन समान हो, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, जरा समझने की कोशिश करना आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था उसने। देखो जरा, जैसे ये है आपका, ये एल्कीन है, एक ये एल्कीन है ए, दूसरी एल्कीन ये है, तीसरी एल्कीन ये है। ये 3 एल्कीन दी गई हैं आपको और आपसे ये कहा गया है बताओ जरा स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। जरा समझना ध्यान से। अगर ऐसा केस हो जाए, देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, पहले अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेते, कितनी है 6। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके? 6 है। यहाँ पर भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 है। ठीक है, सभी में अल्फा हाइड्रोजन समान है, सभी में अल्फा हाइड्रोजन सेम है। तो बताना है आपको स्टेबिलिटी किस एल्कीन की सबसे ज़्यादा हो गया। तो इस केस में आप क्या करें, जब अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाते हैं तो आप क्या बनाएं? कार्बेनाइन बना लें। आप इसका कार्बेनाइन बनाएं, इन दोनों का कार्बेनाइन बनाएं। जो ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बेनाइन
उस एल्किन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्या मैंने कहा, कार्बेनाइन हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से बनाएंगे, जो ज़्यादा कार्बेनाइन स्टेबल होगा उस एल्किन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जरा समझे ध्यान से, इस एल्किन से हम कार्बेनाइन बनाते हैं, जरा समझना ध्यान से। कैसे, सी है ये, सी से कितने एच जुड़े हुए हैं आपके, 3 एच है, उसके बाद कार्बन है, इसके CH3 को हमने इधर ले लिया, ठीक है, CH2 ऐसा है, ठीक। आपको पता है डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है, और हाइपर कंजुगेशन में ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है, पता है ना, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको कैसे बनेगा ये आपका कैसे बनेगा, ये H+ है यहाँ पर, और CH2, ये देखो C से 2 H जुड़े, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, मैंने आपको बताया था CH3, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH2- बन जाएगा, ठीक है। ये आपका प्राइमरी कार्बेनाइन है, क्या है आपका प्राइमरी कार्बेनाइन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इससे कार्बेनाइन बनाते हैं, देखो ये लगभग एक जैसे है ना, दोनों एक कार्बन पर CH3 है, दूसरे कार्बन पे CH3, यहाँ पर भी एक कार्बन पर CH3 है, दूसरे कार्बन पर CH3 है, दोनों ही एक जैसे दिख रहे हैं आपको। अब क्या करें, देखो ये सिस है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये सिस है, ये ट्रांस है, दोनों CH3 एक दूसरे के अपोजिट साइड में, ट्रांस होगा ना, ये क्या होगा, सिस होगा, सिस में रिपल्सन ज्यादा होता है, ट्रांस में कम होता है। तो इतना तो पता चल गया, बी और सी में ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ट्रांस वाला। अब देखते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल होगा या फिर इन दोनों में से कोई एक ज्यादा स्टेबल होगा। जरा समझे ध्यान से, इनसे क्या बना लो आप लोग, कार्बेनाइन बना लो। देखो कैसे, आप इस तरीके से कर सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन कीजिएगा, ये क्या होगा, ये अल्फा कार्बन है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे H+ आएगा, ये CH2, ये CH2 होगा, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, CH, यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा। बताओ जरा ये कौन सा कार्बेनाइन है, सेकेंडरी कार्बेनाइन है। और सेकेंडरी कार्बेनाइन और प्राइमरी कार्बेनाइन में कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ करता है, प्राइमरी कार्बेनाइन स्टेबल हुआ करता है। प्राइमरी कार्बेनाइन बनने की वजह से ये वाली एल्कीन्स जो होंगी, इन एल्कीन के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल होगी। ये जो एल्कीन होगी जिस पर एक कार्बन पर दोनों CH3 हैं, इसकी स्टेबिलिटी, ए की स्टेबिलिटी बी और सी की तुलना में क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखें इन तीनों स्टेबिलिटी का, तो क्या बन जाएगा, ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद बी और सी में किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, सी की, क्योंकि ये ट्रांस है, सी की स्टेबिलिटी, उसके बाद बी की स्टेबिलिटी होगी। बात समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से पीछे कर लीजिएगा, फिर से रिपीट कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।